आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। हमारी आज ये दूसरी क्लास है MHD 4 की। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखना। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे है हमारा भारत जननी भी भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर लिखा गया काव्य नाटक है। चंद्रावली और भारत जननी में गीति नाट्य का सूत्रपात देखा जा सकता है। भारत दुर्दशा के तुरंत बाद लिखा गया नील देवी नाटक भी स्त्री प्रधान और पहला दुखांत नाटक है। कौन सा? नील देवी पहला दुखांत नाटक है। भारत हिंदू देश में फैले इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि भारत में स्त्रियों की दशा बहुत खराब रही है। नील देवी के महत्वपूर्ण गुण उसमें उसके सरस मधुर गीत और भारत हिंदू के प्रहसन, जिंदादिली और तीव्र अभिनयात्मक की शैली। नील देवी के गीत आधुनिक दृष्टि से नाट्य संगीत और नाट्य गीत का सुंदर उदाहरण है। अंधेर नगरी में भारत हिंदू हरिश्चंद्र की नाट्य कला का चरमोत्कर्ष हुआ। प्रहसन और व्यंग्य कला का इतना चुटीला और सजीव रूप उनकी सजगता और मानव जीवन में उनकी गहरी पैठ का परिणाम है। जन प्रचलित एक छोटी सी लोकोक्ति के आधार पर रचित एक छोटा नाटक अपने भीतर समग्र वर्तमान संदर्भ छिपाए हुए है। एक लोक कथा में नए प्राण फूंकना और लोक जीवन और राजनीतिक चेतना को एक दूसरे के करीब लाते हुए उनमें निहित यथार्थ को व्यंग्य के द्वारा व्यक्त करना भारत हिंदू की मौलिकता है। अंधेर नगरी भारत हिंदू के समय का ही नहीं, हमारे समय का भी यथार्थ है। सती प्रताप, ये क्या है? इनका अधूरा नाटक था जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। सती सावित्री के कथानक को लेकर भारतीय नारी की चेतना और आदर्श प्रस्तुत किया है ताकि पुरुषों में नवीन जागरण उत्पन्न हो सके। भारत हिंदू इसके केवल 4 दृश्य ही लिख पाए थे। बाद में क्या है, बाबू राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अनुदित नाटकों में भी भारत हिंदू का निश्चित लक्ष्य था। हर्षकृत संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद उनका प्रथम अनुवाद था। उसे वह शकुंतला के बाद श्रेष्ठ पठनीय कृति मानते हैं। इस अनुवाद में मूल संस्कृत छंदों के साथ स्वयं उन्होंने भी छंद बनाए, जो पाखंड विडंबन कवि कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के 3रे अंक का अनुवाद है। एक अंक की कथा वस्तु को नया नाम देकर एक स्वतंत्र रचना के रूप में अनुवाद करना भारत हिंदू की मौलिक दृष्टि का परिचायक है। इसके प्रतीकात्मक पात्र भारत दुर्दशा का ही आरंभिक रूप है। भाषा अनुवाद की सी नहीं लगती। प्रहसन के द्वारा भारत हिंदू अपने सब लक्ष्य पूरे करते हैं। धनंजय विजय वीर रस प्रधान ओजपूर्ण नाटक है। इसके भारत वाक्य में वह कजरी ठुमरी आदि की रूढ़िवादी लीक को छोड़कर नए साहित्य और कविता की राह पर चलने को कहते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त का एक राजनीतिक नाटक है। नायक नायिकाओं की श्रृंगार लीलाओं से हटकर प्राचीन और नवीन परंपराओं के समन्वय के द्वारा इस नाटक से भारत हिंदू प्रमाणित करना चाहते थे कि श्रृंगार रस के बिना विचारोत्तेजक महान नाटक की रचना की जा सकती है। आज के सांस्कृतिक जीवन में भी मुद्रा राक्षस का महत्व है। चाणक्य की कूटनीति नीतिक दृढ़ता और नैतिकता दर्शनीय है। घटनाओं और पात्रों के अंतर्द्वंद का चित्रण और संपूर्ण कथा का संयोजक बहुत सुंदर हुआ है। इस नाटक का अनुवाद और भी अधिक जीवंत एवं मौलिक है। एक प्रकार से यह अनुवाद भी भाषा और स्वरूप का मौलिक उदाहरण है। संस्कृत और पाश्चात्य नाटक कला का समन्वय कर भारत हिंदू हिंदी नाटक कला का स्वरूप निर्माण करने के प्रति भी सचेष्ट दिखते हैं। यह नाटक साहित्य और रंगमंच दोनों के लिए अनुकरणीय है। आगे देखिए, कर्पूर मंजरी कवि शेखर द्वारा प्राकृत भाषा में रचित कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। इसमें राजदरबार का सुंदर व्यंग्यात्मक चित्रण है। श्रृंगार के लिए मूल गीतों के स्थान पर हिंदी के रीतिकालीन कवियों के श्रृंगार प्रधान गीतों का प्रयोग उनकी मौलिकता है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है।
भारतेंदु ने पात्रों के नाम, स्थान, कथा, संवाद आदि में परिवर्तन करके उसका भारतीयकरण किया है। इस नाटक द्वारा सच्ची मित्रता और धनिकों के हृदय की क्रूरता दिखाना उनका उद्देश्य है। विद्यासागर यतीन्द्र मोहन ठाकुर के बंगला नाटक का अनुवाद है। यह एक प्रेम कथा है। कथा विन्यास और चरित्र चित्रण में मानसिक अंतर्द्वंद्व और भी घटनाओं का उतार चढ़ाव दोनों व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार पाश्चात्य शैली का प्रभाव इस नाटक से सामने आता है। यह एक रोमांटिक नाटक है जिसमें रोमियो जूलियट प्रेम में असफल होने के कारण प्राण नहीं देते बल्कि अंत में मिल जाते हैं। सभी अनुदित नाटक को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि भारतेंदु नाटकों का चयन सोच समझ के साथ करते थे। वे अपनी परंपरा, अपने युग, हिंदी की नाट्य कला और भाषा का संस्कार करने में अनुवादों का महत्व रहे थे। अनुवाद क्षेत्र की उनके व्यक्तित्व और व्यापक मानवीय संवेदना और कला कौशल का प्रतीक है। आगे देखिए, अंधेर नगरी की रचना को देखते हैं। अंधेर नगरी अपने संक्षिप्त क्लेवर में गंभीर, सांकेतिक, मनोरंजक और कालजयी नाटक है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसके कथा स्रोतों पर आलोचक कई प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। अंधेर नगरी की कथा कोई नई नहीं है। श्री रामदीन सिंह ने उसकी प्रस्तावना में कहा है कि दक्षिण में पारसी और मराठी नाटक वाले अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते थे। कुछ विद्वान इस कथा को लोक प्रसिद्ध कथा भी मानते हैं। देखें, भारतीय नाट्य साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु के नाटक, डॉक्टर सत्येंद्र, ये पृष्ठ नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर इनको देखेंगे। यह भी कहा गया है कि यह नाटक 1881 ईस्वी में किसी जमींदार को लक्षित करके नेशनल थिएटर के लिए एक ही बैठक में लिखा गया था। ब्रजरतन दास का मत है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी रचना हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक ही रात में भारतेंदु ने एक सामान्य लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा को इतना व्यंग्यात्मक, सार्वजनिक और सृजनात्मक अर्थ दे दिया। रंगमंडली के अनुरोध पर लिखा गया कि यह नाटक भारतेंदु के नाटक क्रम की तीव्रता और गंभीरता को प्रस्तुत करता है और यह सोचने पर विवश करता है कि साहित्य, रंगमंच और विश्व जनीन संदर्भों का कैसे इतना सघन और अंतरंग रिश्ता बन जाता है। आलोचक लंबे समय तक अंधेर नगरी की गणना एक सामान्य प्रहसन के रूप में करते रहे, लेकिन 1960 के बाद रंग प्रस्तुतियों के साथ समीक्षा दृष्टि बदली। इस नाट्य रचना को हिंदी की समकालीन संदर्भों की विलक्षण रचना, विसंगति, व्यंग्य और विडंबना का नाटक, एक सार्वभौमिक महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाने लगा। ऊपर से अनगढ़, बेतुका, एब्सर्ड लगता हुआ भी यह नाटक अपनी रचनाशीलता से निरंतर नवीन सौंदर्य बोध की सृष्टि करता गया। कबीर, निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन, भुवनेश्वर की रचनाओं की समग्र विशेषताएं इस एक लघु आकार की नाट्य रचना में मिल जाती है। यदि इस नाटक में कबीर की अक्खड़ता है तो निराला का विद्रोह तेवर है, मुक्तिबोध का अनघटपन है तो नागार्जुन की व्यंग्यात्मकता भी है। यदि इसमें भुवनेश्वर के नाटकों में निहित यथार्थ की विडंबना है तो सबके साथ स्वयं भारतेंदु की जिंदादिली भी है। भारतेंदु के इस नाटक में भविष्य की रचनाओं के सर्वोत्कृष्ट सूत्र नजर आते हैं। यह भारतेंदु के कथा विन्यास, संयोजक, संरचना, जीवंतता और भाषा की रवानगी का सौंदर्य है। अंधेर नगरी संक्षिप्त कथा प्रसंगों का, नाटकीय स्थितियों का और दृश्यों की रचना और उनके कुशल संयोजक का समकालीन नाटक है। इसमें रोचकता और जिज्ञासा तत्व भी बना रहता है, जो व्यंजना की गंभीरता और तीखापन भी है। रचना के समर्पण में जब भारतेंदु कहते हैं, मान्य योग्य नहीं हो तो कहूँ कोरु पद पाए,
तो वह अपना जीवन दर्शन व्यक्त करते हैं। समर्पण के बाद भारतेंदु का संस्कृत श्लोक भी बेहद व्यंजक है। इस श्लोक में मानो अंधेर नगरी की कथा का सूत्र छिपा हुआ है। युग दृष्टि और व्यंग्यात्मक भारतेंदु के लेखन की केंद्रीय विशेषता है, जिसने अंधेर नगरी को प्रहसन होते हुए भी प्रहसन मात्र नहीं बनने दिया, बल्कि प्रहसन के बहाने उन्होंने अपने समय के यथार्थ का विडंबनात्मक रूप प्रस्तुत किया। इस नाटक के तत्कालीन राजसत्ता में के दमनकारी चरित्र की सांकेतिक अभिव्यक्ति है और सामान्य जनता की शक्ति का चित्रण भी है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के द्वारा सुधारवाद का कार्य भी ही नहीं करते, न यथार्थ चित्रण करके मुक्त हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने एक आशावादी दृष्टि से मोहग्रस्त, रूढ़िग्रस्त, आपसी फूट से खंडित, प्रक्षुब्ध देशवासियों को जागृत करने का काम किया है। यह रचना व्यापक स्तर पर उदासीनता और जड़ता को तोड़ने और मुक्ति की मानसिकता तैयार करने का काम करती है। आगे की इकाइयों में अंधेर नगरी के कथ्य संरचना, भाषा और रंगमंचीय स्वरूप को समझने के बाद आप सरलता से अनुभव कर पाएंगे कि अंधेर नगरी वर्तमान अवरोधों के ध्वंस और परिवर्तन की प्रक्रिया का नाटक है। भारतेंदु ने समग्र राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ यह नाटक रचा है, जिसे यह एक नई सामाजिक राजनीतिक आत्म सजगता का प्रेरक है। प्रगति में विश्वास का नाटक बन जाता है। यहाँ परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टि की सृजनात्मक नाट्य दृष्टि और गंभीर हास्य और सार्थक व्यंग्य को जन्म देती है। अंधेर नगरी में जन चेतना की अभिव्यक्ति है, उनकी संघर्ष क्षमता है, ठोस यथार्थ का व्यंजक मनोरंजक रूप है, पर उसे हम न सुधारवादी कहेंगे, न पुनरुत्थानवादी कहेंगे, न किसी विचारधारा के तहत लिखा गया नाटक। परिवर्तन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु जनता तक प्रभावशाली रूप से पहुंच सकने वाला विद्या नाटक द्वारा साहित्य को ठोस सक्रिय दिशा देना चाहते थे। यह नाटक रचना नाट्य विधा की सामाजिकता और सामूहिकता का प्रमाण है। अंधेर नगरी को व्यापक संदर्भों, विसंगतियों, विकृतियों की श्लिष्ट और व्यंजक नाट्य रचना मानते हुए यह समझना भी आवश्यक होगा कि किसी भी रचना में शाश्वत सौंदर्य केवल कथानक और उद्देश्य से नहीं आता, उसमें उसकी संरचना, भाषा, शिल्प और अन्य विशेषताएं भी कार्य करती हैं। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अंधेर नगरी की भाषा और शिल्प की विशेषताएं क्या और ये विशेषताएं नाटक के कथ्य को किस हद तक प्रभावित करती हैं। आगे देखिए, सारांश पढ़ते हैं। भारतेंदु की नाटक दृष्टि और अंधेर नगरी नामक इस इकाई में आपने देखा कि किस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के दृश्यात्मक पक्ष और लोक पक्ष को समझते हुए नाटकों की रचना की। उनके लिए नाटक साहित्य भी था और रंगमंच भी था। वह नाटक को समाज और राष्ट्र के जागरण और युग परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। आपने यह भी जाना कि भारतेंदु को पूर्व प्रचलित और अपने युग की विभिन्न नाट्य परंपराएं मिली, जिनका प्रभाव उनके लेखन पर दिखाई देता है। पश्चिम की नाट्य रचना का आधार लेते हुए उन्होंने मुख्य रूप से लोक धर्मी चेतना को अपनाया। आप यह भी जान चुके हैं कि भारतेंदु ने अनेक मौलिक नाटक भी लिखे और भारतीय भाषा और अंग्रेजी के नाटकों के अनुवाद भी किए। उनकी रचनाओं से आपको स्पष्ट हो गया है कि वह स्वाधीन चेतना के नाटककार थे। भारतीय नाट्य परंपरा हो या पाश्चात्य, उनका अनुसरण करना मात्र उनका उद्देश्य नहीं था। वह बदलते युग और रुचि के अनुसार हिंदी नाट्य कला का विस्तार करना चाहते थे। अपनी यह दृष्टि उनके नाटक निबंध में दिखाई देती है। भारतेंदु के लिए नाटक सोद्देश्य था। उन्होंने मनोरंजन पक्ष और रंगमंचीय पक्ष को कभी हे नहीं माना। आपको यह बताया गया है कि अंधेर नगरी अपने संक्षिप्त कलेवर में प्रहसन होते हुए भी अपनी व्यापक
अर्थवता की वजह से कालजयी नाटक है। लोकोक्ति के आधार पर लिखा गया नाटक अपनी कथावस्तु, भाषा, संरचना, जीवंतता और जिंदादिली में कितना अद्भुत है, इन पर आगामी इकाइयों पर विचार किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी। पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना। भारतेंदु युगीन समय अंधेर नगरी में यथार्थ, अंधेर नगरी और भारतेंदु का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, व्यंग्य और विडंबना के रूप में अंधेर नगरी, और फिर सारांश पढ़ेंगे। पहले हम उद्देश्य देखते हैं। पिछली इकाई में आपने भारतेंदु के नाटककार व्यक्तित्व, उनको मिली विभिन्न नाट्य परंपराओं, भारतेंदु की नाट्य संबंधी सोच, भारतेंदु द्वारा रचित विभिन्न नाटकों और एक नाट्य रचना के रूप में अंधेर नगरी के बारे में जाना। प्रस्तुत इकाई में आप सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। अंधेर नगरी में व्यक्त सामाजिक यथार्थ का संबंध भारतेंदु के समय से है। यद्यपि उसकी प्रस्तुति सामंती व्यवस्था के ढांचे में हुई है, लेकिन यह ढांचा सिर्फ बाहरी है। नाटक की अंतर्वस्तु का गहरा संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की भारत की विशिष्ट परिस्थितियों से है। वह समय कैसा था और उसकी अभिव्यक्ति नाटक में किस रूप से हुई है, इसकी चर्चा आप इस इकाई में पढ़ेंगे। साथ ही अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ के रूप पर भी इकाई में प्रकाश डाला गया है, ताकि आप उसकी पहचान कर सकें। अंधेर नगरी सिर्फ नाटक नहीं, यह एक राजनीतिक नाटक भी है। इस दृष्टि से भी नाटक पर इस इकाई में विचार किया गया है और यह जांचने की कोशिश की गई है कि नाटक में व्यक्त राजनीतिक दृष्टि की विशेषता क्या है। अंधेर नगरी का व्यंग्य बड़ा तीक्ष्ण है और उसमें यथार्थ में निहित विडंबना का मार्मिक चित्रण भी हुआ है। नाटक को व्यंग्य और विडंबना की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी विवेचित करने का प्रयास इकाई में किया गया है, ताकि नाटक की आंतरिक शक्ति को पहचाना जा सके। प्रस्तावना में कुछ खास नहीं है। इसमें है अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु ने क्यों की, उसकी प्रासंगिकता क्या है, और इस पर भी पहली इकाई में विचार किया गया है। 100 से अधिक साल पहले लिखे जाने के बावजूद भी यह नाटक आज भी उतना ही लोकप्रिय है। कौन सा? अंधेर नगरी। इस खंड की तीसरी इकाई में अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताओं, उसके रूप विधान, उसकी भाषा और उसकी बनावट, उसके रंगमंचीय लचीलेपन और रंगमंच पर होने वाले विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतेंदु युग की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उस युग की सांस्कृतिक आवश्यकताएं क्या थी, उस परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ क्या है, अंधेर नगरी में व्यक्त राजनीतिक दृष्टि कहाँ तक वर्तमान संदर्भों और विश्वजनीन स्थितियों का संकेत करती है। अंधेर नगरी नाटक तत्कालीन विसंगतियों का इतना तीखा चित्रण करता है कि मूलतः व्यंग्य और विडंबना का नाटक लगने लगता है। इन सारी बातों को समझने पर भी आप नाटक का समकालीन संदर्भों में विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकेंगे। इन व्यंजनाओं और संभावनाओं को जानने पर भी आप आगे इस नाटक के शिल्प, भाषा, रंगमंचीय सौंदर्य की गहनता को, उनके संयोजक और सांकेतिकता को समझ सकेंगे। आगे देखिए, भारतेंदु युगीन के समय को हम देखते हैं। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था। वे 7 साल के थे तभी देश में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया था। सन 1885 में भारतेंदु का देहांत हो गया था। यह वही साल था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जिसके नेतृत्व में देश ने सन 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। भारतेंदु का समय इन्हीं दो ऐतिहासिक घटनाओं के बीच का समय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु के नाम से यही काल जाना जाता है। 1857 का संग्राम यद्यपि देसी सामंतशाही के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इसमें भारत की विशेष रूप से उत्तर भारत की किसान जनता ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।
1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटेन की महारानी और वहां की संसद के हाथ में आ गई थी। अंग्रेजों के आगमन से भारत में राजसत्ता का स्वरूप बदलने लगा। यद्यपि देश अब भी छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन देश की केंद्रीकृत सत्ता पर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। देश के कई हिस्से सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, तो कई ऐसे सामंतों के अधीन थे जिन्होंने अंग्रेजों के शासन के मातहत रहना स्वीकार लिया था। अंग्रेजों के ने ऊपर से नीचे तक राजसत्ता के ढांचे को बदलना शुरू कर दिया था। स्थानीय स्तर पर जमींदारी प्रथा का विस्तार हुआ, जिसने किसानों की दशा को पहले से अधिक दयनीय बना दिया था। यह जमींदारी प्रथा किसानों को ऐसी पैदावार के लिए मजबूर कर रही थी जिनसे देसी जमींदारों और विदेशी शासकों को लाभ हो सके, लेकिन जिसकी वजह से किसानों का शोषण और उत्पीड़न बेतहाशा बढ़ गया था। इसके साथ ही अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए देसी उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। कई बड़े औद्योगिक केंद्र जो मुगल काल के विकसित हुए थे, अंग्रेजों के राज में धीरे धीरे नष्ट होने लगे थे। दूसरी ओर यूरोप, इंग्लैंड में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उसका असर भारत पर भी पड़ा। एक और भारत से कच्चा माल एकत्र करने और उसे भारत से ले जाने की जरूरत थी, तो दूसरी ओर इंग्लैंड और यूरोप का बना माल भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की यही कारण था कि भारत में अंग्रेजों ने रेल यातायात की शुरुआत की। रेल सिर्फ एक नए तरह से परिवहन का साधन ही नहीं था, बल्कि उसने आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की थी। कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि रेलवे का प्रादुर्भाव भारत में आधुनिक उद्योगों के आगमन का पूर्व सूचक है। 19वीं शताब्दी के मध्य नील, चाय, कॉफी के क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हुए। 1850 और 1885 के बीच सूती कपड़ों के कारखाने, जूट की मिलें, कोयला खानों की स्थापना हुई। 1879 में भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। 1882 में जूट की 20 मिलें स्थापित हो चुकी थी और 1880 में 56 कोयला खदानें काम करती थी। इसी दौर से उस आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ जिसमें राष्ट्रव्यापी और सुधारवादी आंदोलनों पर गहरा प्रभाव डाला। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों के चलते किया। मैकाले जैसे अंग्रेज शासकों का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों को पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रंगा जा सके तो और उन्हें सदा के लिए राजभक्त बनाया जा सकेगा। लेकिन अंग्रेज शासकों की यह इच्छा एक सीमा तक ही पूरी हुई। इस शिक्षा ने एक हद तक भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता के विकृत रूप में रंगा। उन्हें अंग्रेजों जैसा बनने की प्रेरणा भी थी। अंग्रेजों जैसा बनने की प्रेरणा भी दी। लेकिन यह शिक्षा धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और ब्रिटिश शासन से पहले की शिक्षा पद्धति के विपरीत जाति और धर्म का ख्याल किए बिना सर्वसुलभ थी। शिक्षा के प्रभाव को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। उस वक्त तक देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार हो गया था और भारतीय उद्योगों के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक बुर्जुआजी का भी जन्म हो चुका था। इन्हीं वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया और अपनी विरोधी पताका में निम्नलिखित नारे लिखे। सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता आदि आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय हितों के संघर्ष के कारण आंदोलन हुआ। इस आधुनिक शिक्षा ने उस बुद्धिजीवी वर्ग को पैदा किया जिसने राष्ट्रीय मुक्ति और समाज सुधार आंदोलनों में न केवल
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वरन उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना से अरोत-प्रोत संपन्न प्रादेशिक साहित्य और संस्कृति की सृष्टि की। इसके बीच से महान वैज्ञानिक, कवि, इतिहासकार, समाजशास्त्री, साहित्यिक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री उत्पन्न हुए। प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक पाश्चात्य जनतांत्रिक संस्कृति का स्वांगीकरण किया और नवजात भारत राष्ट्र की जटिल समस्याओं को समझा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन बनाए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उनके माध्यम से लोगों में नई चेतना और नए विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वयं भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और अपने समकालीन लेखकों को पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और उनके लिखने के लिए प्रेरित किया। 19वीं सदी में जो नया समाज बन रहा था उसकी जरूरत वही नहीं थी जो उससे पहले के समाज की थी। इन नई आवश्यकताओं की पहचान उस नए बौद्धिक वर्ग ने की जो उस दौर में उभर रहा था। उसने समाज में से पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और आचरणों को समाप्त करने के लिए अनथक प्रयास किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसके बिना राष्ट्र की उन्नति असंभव है। समाज सुधार के बारे में प्रबुद्ध वर्ग का दृष्टिकोण उदार, विवेकशील और लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित था। जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध किया, स्त्री की हीन दशा से जुड़ी प्रथाओं को समाप्त कराने का संघर्ष किया, जिनसे स्त्री प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका वध आदि शामिल है। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन भी ही नहीं किया वरन इसके लिए संस्थाएं भी स्थापित की। 1857 के संघर्ष की असफलता ने सामंती शासन की पुनः स्थापना का विकल्प हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन इसी दौर में परिस्थितियां नए ढंग से सामने आ रही थी, जिसने 1870 के बाद नए राजनीतिक उभार को जन्म दिया, जिसकी परिणति 1885 में कांग्रेस की स्थापना में हुई। इस काल में किसानों का असंतोष लगातार बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में वे अधिकाधिक विपन्न होते गए थे। भू राजस्व और लगान के बढ़ते हुए बोझ का उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा था। 1870 तक हस्तशिल्प और कारीगर उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, जिसके चलते कृषि संकुलता बढ़ी। 1870 के कृषि संकट के फलस्वरूप किसानों की स्थिति और भी बुरी हुई और उन्हें ऋणग्रस्तता बढ़ी। उनकी जो ऋण थे मतलब ज़्यादा बढ़ गया था। फिर 1867 से 1880 के बीच कई अनर्थकारी दुर्भिक्ष पड़े। दूसरे अफगान युद्ध के वित्तीय बोझ और 1877 के असंयत, अतिव्यापी, भव्य और चमत्कारिक दिल्ली दरबार, जिसमें विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित किया गया, के कारण लोगों का असंतोष और रोष बढ़ा ही, खासकर इसलिए कि वह दुर्भिक्ष और भुखमरी का जमाना था। फिर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के निमित्त पारित किया गया था। 1879 में इंडियन प्रेस और आर्म्स एक्ट के कारण लोगों के असंतोष की ज्वाला प्रज्वलित हुई। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारतेंदु और उनके समय के दूसरे लेखक लिख रहे थे। राष्ट्रीय असंतोष की जिस भावना को इस दौर में W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले आदि व्यक्त कर रहे थे, उसी असंतोष को अपने ढंग से भारतेंदु युग के लेखक भी व्यक्त कर रहे थे और अंधेर नगरी की रचना इन्हीं परिस्थितियों में इसी असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए हुई थी। जैसा कि हमने कहा है, भारतेंदु युगीन समय में ध्यान देने योग्य बात है कि
एक ओर भारतीय किसानों और सिपाहियों का राष्ट्रीय विद्रोह और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। राष्ट्रीय विद्रोह का स्वर क्रांतिकारी है और राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी। इसलिए विचारणीय है कि भारतेंदु के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख है? क्या 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह की चेतना का विकास है या फिर 1885 की कांग्रेस की सुधारवादी चेतना के अधिक निकट है? वस्तुतः भारतेंदु युग का संबंध इस द्वंद्वात्मक चेतना से है जब भीतर ही भीतर बहुत तेजी से नवीन मौलिक दृष्टि राजनीतिक क्रांति के रूप में मुखर हो रही थी, जिसे हम भार दुर्दशा अंधेर नगरी में सीधे देख सकते हैं। भारतेंदु ने अपने प्रहसनों में इस साम्राज्यवादी व्यवस्था को बड़ी निर्ममता से उखाड़ा है। भारतेंदु ने पारिवारिक संस्कारों से निरंतर संघर्ष करते हुए रूढ़िग्रस्त देशवासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध जगाने का साहसिक कार्य किया है। अंग्रेजी राज में सुख, समृद्धि, शक्ति और व्यवस्था का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतेंदु ने साहित्य और जनता को निकट लाने का गंभीर दायित्व निभाया। अंग्रेज राज की दमनकारी व्यवस्था में उनके पास मिथक और प्रहसन ही एक रास्ता था। अंधेर नगरी से यह प्रमाणित हो जाता है। भारतेंदु युग में जो तीखा प्रहसनात्मक व्यंग्य था, अपने समय के प्रति गहरी आलोचनात्मक समझ और वैचारिक संघर्ष पनप रहा था, उसी से क्या है भविष्य के बीज मौजूद है। सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन की आकांक्षा और जनसामान्य के शोषण का विरोध उनके नाटकों में व्यक्त हुआ। आगे देखिए, अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ। अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है। जो है भी वह एक दृष्टांत की तरह सामने आया है। महंत अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी वृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगरी में भेजता है। गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है। वह उसी नगरी में रहना चाहता है, लेकिन महंत उसे सावधान करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। गोवर्धन उस बाजार के आकर्षण में आनंद विभोर हो जाता है, जहाँ हर चीज़ टके सेर बिकती है। वह उसी नगरी में रहने लगता है और मिठाई व दूसरी चीज़ों का भरपूर उपयोग करता है। वहाँ के राजदरबार में एक मुकदमा आता है। मुकदमे का विस्तृत वर्णन उस राज्य व्यवस्था की न्याय प्रक्रिया का असली चेहरा सामने ला देता है। दीवार गिरने से बकरी की मौत का मुकदमा गोवर्धन दास को फांसी देने के फैसले पर ख़त्म होता है। गोवर्धन दास का बकरी की मौत से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसका गला फांसी के फंदे के नाप का नहीं है और न्याय की मांग है कि अपराध की सजा तो दी जानी चाहिए। इसलिए खा खा कर मुटियाया हुआ गोवर्धन दास पकड़ लिया जाता है। अपने को निरपराध पकड़े जाने पर गोवर्धन को अपने गुरु की याद आती है, उनका स्मरण करता है। महंत वहां पहुंचते हैं और गोवर्धन को फांसी चढ़ाई जानी है। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं कि फांसी पर वह चढ़ेगा। राजा उनके झगड़े को समझ नहीं पाता है और जानना चाहता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। तब महंत बताता है कि इस समय ऐसी सायत है कि जो मरेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। इस बात पर सभी फांसी चढ़ने के लिए उतावले होने लगते हैं, लेकिन वैकुंठ जाने के लालच में राजा स्वयं को फांसी चढ़ाए जाने का आदेश देता है। अंधेर नगरी के इस अतिरंजित या अयथार्थवादी लगने वाले कथानक में मौजूद व्यंग्य को दर्शक शीघ्र ही पहचानने लगते हैं। अंधेर नगरी की संपूर्ण कथा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में अंधेर नगरी का चित्रण, दूसरे में मुकदमे की कार्रवाई और तीसरे में गोवर्धन को फांसी चढ़ाए जाने का दृश्य। अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ को समझने के लिए इन तीनों पर विचार करना होगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया में हम अंधेर नगरी की अव्यवस्था का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। अंधेर नगरी
समय सामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। कुछ रचनाएं अपनी प्रासंगिकता हमेशा सिद्ध करती हैं। बदले परिवेश और बदली परिस्थितियों में उनके नए नए और उद्घाटित होते रहते हैं, नए नए अर्थ उद्घाटित होते रहते हैं। इस नाटक का अर्थ न तो एक देश और न ही एक काल तक सीमित है। इस नाटक में निहित राजनीतिक व्यंग्य जितना अंग्रेजों के शासनाधीन भारत के लिए सच था, उतना ही आज के स्वतंत्र भारत के लिए। भारतेंदु ने एक ऐसे राजा की कहानी कही है जिसके राज्य में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान है। जहाँ सोना और मिट्टी की कीमत एक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ सोना मिट्टी के भाव बिकता हो, वहाँ के लोगों को दरिद्रता और भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन टके सिर भाजी टके सिर खाजा जनता के हित का सूचक नहीं है, बल्कि राज्य की अविवेकपूर्ण कुव्यवस्था का सूचक है। अंधेर नगरी का चौपट राजा अविवेकपूर्ण राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाती है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे। अंधेर नगरी की राजसत्ता क्या काल्पनिक है या भारतेंदु के समय के भारत का यथार्थ है? हमने पिछले भाग में भारतेंदु के समय पर विचार किया था। अंधेर नगरी की अंतर्वस्तु की तुलना अगर भारतेंदु के समय के साथ की जाए तो अंधेर नगरी में व्यक्त यथार्थ की विशेषताओं को पहचाना जा सकता है। अंधेर नगरी की कथा सामंतशाही राज्य व्यवस्था के साथ संबंध है, लेकिन नाटक की प्रस्तुति लोक नाट्य शैली में है। अंग्रेजों का राज सामंतशाही राज्य व्यवस्था से कुछ हद तक भिन्न है। यद्यपि अब भी जनता अधिकार विहीन है, लेकिन राज्य व्यवस्था का संचालन करने वाली व्यापक नौकरशाही एक नई बात थी। इसके उत्पीड़न की कहीं सुनवाई नहीं थी। वे क्षेत्र जो सीधे अंग्रेजी शासन के अधीन थे, उन पर शासन करने वाले देशी शासक भी ऐसे ही उत्पीड़क और क्या थे, अन्यायकारी थे। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अपने दौर के इस यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। भारतेंदु के लिए यह तो आसान नहीं था कि वे अंग्रेजी राज व्यवस्था की खुलकर आलोचना करते, लेकिन अंधेर नगरी में उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कभी स्पष्ट रूप से और कभी सांकेतिक रूप से अपनी बात कही है। आगे है, उन्होंने विभिन्न बात कही है। नाटक के दूसरे दृश्य में जहां बाजार का दृश्य प्रस्तुत किया गया, वहां विभिन्न सामग्री बेचने वाले ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए जो बात कहते हैं, उनमें उन्होंने अपने समय का खाका भी प्रस्तुत किया है और उसकी आलोचना भी की है। इस आलोचना की दो विशेषताएं हैं, एक तो तत्कालीन नौकरशाही की तीखी आलोचना और दूसरी भारतवासियों को अपनी कमजोरियों के प्रति आगाह करना। नौकरशाही की तीखी आलोचना। नौकरशाही की तीखी आलोचना देखिए, नौकरशाही की आलोचना करते हुए भारतेंदु ने उनकी रिश्वतखोरी, जनता के प्रति विद्वेष और उत्पीड़न की नीति, टैक्स लगाकर उनके जीवन को मुश्किल बनाना आदि को खास तौर पर रेखांकित किया है। चना जौ गरम बेचने वाला घासीराम कहता है, चना हाकिम जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। चूरन बेचने वाला पाचक वाला कहता है, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। इसी प्रकार पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास राग काफी में जो गीत गाता है, उसी में यह भी कहा गया है, भीतर स्वाह बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। उक्त पंक्तियाँ अत्यधिक सारगर्भित हैं। अंग्रेजों का राज 1857 के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था, लेकिन विक्टोरिया के नाम पर राज्य सत्ता पर वास्तविक
अधिकार अंग्रेज नौकरशाही के पास था। विक्टोरिया तो लंदन में ही वास करती थी। भारतेंदु युग के दौर में भारतीय मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का यह विश्वास था कि महारानी विक्टोरिया का भारत की शासक होना ईश्वरीय वरदान है, लेकिन भारतवासियों पर जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है उसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया या उनके शाही परिवार की अभ्यर्थना का कोई भी अवसर नहीं चूकते। मसलन मुद्रा राक्षस नाटक का यह अंश द्रष्टव्य है। पूरी अम्मी कटोरिया सी चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी, सुंदर चंद प्रकाश कर जब लो, रहे साथ हूँ सिंधु में पानी, राज करो सुख सो तब लो निज पुत्र और पौत्र समेत सयानी, पालो प्रजागण को सुख सो जग की रति मान करे गुणगानी। लेकिन साथ ही वे अंग्रेज राज की नौकरशाही, जिनमें वे राजे रजवाड़े और जमींदारों को भी शामिल करते हैं, की आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेज राज की नौकरशाही की आलोचना करते हैं। यह अंतर्द्वंद अकेले भारतेंदु में ही नहीं बल्कि उस दौर के प्राय सभी देशभक्त बुद्धिजीवियों और लेखकों में विद्यमान था। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने इसी नौकरशाही की कुव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ तो सीधे साधे संवादों के माध्यम से, कुछ कथा की अंतर्वस्तु के में सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। अंधेर नगरी में राज्य व्यवस्था के चित्रण में एक ही व्यंग्यात्मकता निहित है। गोवर्धन दास को पहली नज़र में राज्य अत्यंत सुखकर लगता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ एक ही दाम में बिकती है। लेकिन जब वह निरपराध पकड़ा जाता है और उसे फांसी का हुक्म हो जाता है तो राजसत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। राजसत्ता का बाहरी चरित्र कुछ और आंतरिक चरित्र कुछ और है। यह द्वैत ही अंधेर नगरी को भारतेंदु के राजनीतिक यथार्थ से जोड़ता है। नौकरशाही के चरित्र को भारतेंदु ने मुकदमा वाले प्रसंग द्वारा भी व्यक्त किया है। वस्तुतः न्याय की प्रक्रिया का यह अयथार्थ प्रतीत होता हुआ भी अपने अर्थ में यथार्थ में निहित विडंबना को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करता है। नाटक में चौथे दृश्य का आरंभ राजसभा से होता है। सेवक राजा से चिल्लाकर कहता है कि पान खाइए महाराज, तो राजा उसके चिल्लाने से डर जाता है और मंत्री को आदेश देता है कि सेवक को 100 कोड़े लगाएं। इसी पर मंत्री सेवक का बचाव करते हुए दोष तमोली पर थोपता है। न तमोली पान खाकर लगाकर देता, न यह पुकारता। इस पर राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री फिर बात बदलता है और राजा को सुपन खां को सजा देने के लिए परामर्श देता है। राजा और मंत्री के बीच की यह बातचीत राजा की मूर्खता और मंत्री की चतुराई का उदाहरण है। राजा के पास शक्ति है लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है। मंत्री उसकी मूर्खता और शक्ति का इस्तेमाल अपने बौद्धिक बल से करता है। निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार तो राजा के पास है, लेकिन निर्णय लेने और आदेश देने का वास्तविक अधिकार किसके पास है? मंत्री के पास है, क्योंकि राजा उसी के कहे अनुसार निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्री राजा से अधिक ताकतवर दिखाई देता है। वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में है। बकरी के मरने का मुकदमा इसी सच्चाई को व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट करता है। यहाँ मंत्री तक राजा की मूर्खताओं को ढील देता रहता है जब तक कि मामला उसके हाथ से नहीं निकलता। जब राजा कोतवाल से जवाब तलब करता है तो मंत्री को यह आशंका होती है कि ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे, तो वह अपने हस्तक्षेप द्वारा मामले को कोतवाल की सजा पर ख़त्म करवा देता है। इसी प्रकार राजा का कथित न्याय नौकरशाही के हथकंडों से तय होता है। राजा के इस फैसले ने क्रियान्वयन का भार भी नौकरशाही पर है। कोतवाल को फांसी देने का काम नौकरशाही को करना है। कोतवाल उसी नौकरशाही का हिस्सा है। जाहिर है कि फांसी उसे नहीं दी जा सकती। तर्क है, कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे से बहुत छोटी है। हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो।
क्योंकि बकरी मारने के अपराध के लिए किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। राजा के इस बदले हुए फैसले के अनुसार मोटे आदमी की तलाश शुरू हो जाती है। न्याय की यह पूरी प्रक्रिया झूठ और दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। अंधेर नगरी में न्याय के नाम पर जो कुछ घटित होता है उसका संबंध क्या तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से नहीं था। यह अंधेर नगरी कौन सी है और यह चौपट राजा कौन है? भारतेंदु ने क्यों इसी कथा को प्रहसन के लिए चुना? आगे देखिए, कल पढ़ेंगे हम अंधेर नगरी और भारतेंदु का वैचारिक परिप्रेक्ष्य। आज के लिए इतना ही। आपको एक क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हिंदी के सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। धन्यवाद।